गाड़ी से टकराने के कारण उसके सिर से खून निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि बिल्ली अचानक कैसे गाड़ी के सामने आ गई। अब क्या करे, लगता है ये मर गई है। रवि सुहानी से बात ही कर रहा था कि अचानक वो बिल्ली उठी और दोनों की तरफ दौड़ाने लगी। जिस तरह अचानक सामने आई थी उसी तरह अचानक गायब भी हो गई। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रवि ने तुरंत कार चालू की और सीधे महल पहुंच गए। सुहानी का सुहागपुर का महल तो नहीं बल्कि एक बड़ी सी हवेली था, जो बाहर से दिखने में काफी खूबसूरत था, मगर रखरखाव के अभाव में कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त भी हो गया था। अपने घर को देखते ही सुहानी को अपना बचपन याद आने लगा। तभी अचानक रघु काका वहां पर आ गए। मुझे यकीन था सुहानी बिटिया, तुम जरूर आओगी। फिर उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे, मगर राजकुमारी से सवाल पूछने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। रघु काका, ये हमारे दोस्त रवि हैं। आइए, आप दोनों अंदर आइए। रघु उन दोनों को लेकर अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर छत के ऊपर गई। वहां पर एक साया खड़ा हुआ था, जिसे देख रघु के माथे पर पसीने की बूंद झलक आई। सुहानी पहले अपने पिता से मिलने गई। बीमारी की वजह से वो बहुत ही कमजोर और असहाय नजर आ रहे थे। सुहानी को देख एक पल के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फिर अचानक वो उदास हो गए। उन्होंने इशारे से रघु को अपने पास बुलाया। उसके कानों में कुछ कहा तो रघु का चेहरा भी गंभीर हो गया। राजकुमारी, अभी आप आराम कीजिए, सफर से थक कर आई हैं। महाराज आपसे कल बात करेंगे। रघु की बात सुनकर सुहानी को बहुत गुस्सा आया। वो इतने सालों के बाद अपने पिता के पास आई थी, मगर पिता ने एक शब्द भी उससे कुछ नहीं कहा। वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसके कमरे में भी कुछ नहीं बदला था। उसके खिलौने उतने ही जतन से अभी शोकेस में सजे हुए थे। अलमीरा में उसके पुराने कपड़े इसी तरह तय करके रखे हुए थे कि मानो कोई उन्हें रोज सहेजता हो। वो ये सब देख ही रही थी कि रघु उसके लिए खाना लेकर आ गया। क्या देख रही हैं राजकुमारी साहिबा? आपका कमरा अभी भी वैसा का वैसा ही है। महाराज यहाँ आकर आपकी चीजों को छूकर ऐसा महसूस करते थे मानो वे आपको छू रहे हों, सहला रहे हों। रघु की बातें सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने तुरंत अपने आंसू छुपा दिए। सुहानी को खाना देकर रघु पूरे कमरे को गौर से देखने लगा और फिर सुहानी को रात में कमरे से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर वो वहां से चला गया। फिर महाराज के कमरे में पहुंच अलमारी के पीछे से एक गुप्त रास्ते में मशाल लेकर दाखिल हो गया। उस पूरे रास्ते में अंधेरा था। जगह जगह बने हुए जाले और कुछ चमगादड़ सभी को हटाते हुए उस रास्ते के खत्म होने पर एक गुफा में दाखिल हुआ और वहां से एक संदूक लेकर बाहर आ गया। महाराज ने जैसे ही उस संदूक को देखा, उनकी आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने रघु को उसे खोलने के लिए कहा। जैसे ही रघु ने उसे खोला, वो पीछे हट गया। संदूक में एक कंकाल था। दूसरी तरफ सुहानी को नींद ही नहीं आ रही थी। उसने रवि को महल की छत पर चलने के लिए कहा। देखा तुमने, इतने वर्षों के बाद भी मेरे पिता ने मुझे एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, इसीलिए यहाँ आने का जरा भी मन नहीं था। देखो, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, ये तो मैंने भी देखा। और तुम्हें देखकर उनकी आंखों में जो आंसू थे वो तुम्हें नजर नहीं आए? कुछ तो राज है जो वो अपने मन में छुपाए हुए हैं। मगर क्या? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वही काली बिल्ली नजर आई जो उन्हें सड़क पर मिली थी। उसने जैसे ही सुहानी पर झपटा मारा, एक काले कपड़े पहनी हुई महिला ने उस बिल्ली को धर दबोचा और उसे खाने लगी। उस महिला के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। आंखों की जगह सफेद पुतलियां वो हवा में उस पर लहरा रही थी।
बिल्ली के शरीर से जमीन पर टपके हुए खून को उसने अपनी लंबी जुबान से साफ किया और अचानक वहां से गायब हो गई। रवि और सुहानी दोनों हैरान थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सच था या सपना। क्या कारण है कि महाराज ने सुहानी को इतने दिनों तक खुद से दूर रखा? रघु को किसका कंकाल संदूक में मिला? आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हादसा 2 में।